इलेक्ट्रिक फ्लक्स हमने क्या कर लिया था, कल देख लिया है ना। लास्ट टॉपिक हमारा बचा हुआ है गॉस थ्योरम। गॉस थ्योरम, राइट। देखना है हमें कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन किस तरह से आए हैं, कैसे कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं। पहले क्या करना है, डेफिनेशन लिखना है। अकॉर्डिंग टू गॉस फ्लक्स थ्रू एनी इनक्लोज्ड सरफेस, according to Gauss, flux through any closed surface is equal to the 1 by epsilon times the net charge enclosed. 1 by epsilon times the net charge enclosed. तो लेट्स से हमने क्या किया है, पहली चीज तो इसमें बोला है क्या, क्लोज सरफेस। तो सरफेस कैसा होना चाहिए, क्लोज। मान लो इस तरह का हमारे पास क्या है, कोई क्लोज सरफेस है और इसके अंदर भी चार्ज है। लेट्स अज्यूम कि चार्ज इस तरह से Q1 दे दिया है, माइनस Q2 दे दिया है, Q3 दे दिया है। अब ये बोला हुआ है कि इस पूरे सरफेस से जब हम क्या करेंगे, फ्लक्स निकालेंगे, तो जो फ्लक्स दिया जाएगा वो दिया जाएगा Q नेट, जितना भी नेट चार्ज है, डिवाइड बाई एप्सिलॉन टाइम्स, राइट। तो यही हो जाता है 1 बाय एप्सिलॉन टाइम्स द नेट चार्ज इनक्लोज्ड। और यहां पे अगर हम क्या करें, नेट चार्ज को लिखना चाहें, तो जो नेट चार्ज हो जाएगा इस पर्टिकुलर एग्जांपल में हो जाएगा Q1 माइनस Q2 प्लस Q3। जिस सरफेस से हम क्या करते हैं, पूरे चार्ज को इनक्लोज करते हैं, दैट सरफेस इज नोन एज गॉसियन सरफेस, राइट। उस सरफेस को हम क्या बोलते हैं, गॉसियन सरफेस। यहां पे एक पैटर्न हमेशा क्या होता है, फॉलो होता है। एक पैटर्न का एग्जांपल हमेशा क्या आता है, देखने मिलता है एग्जाम में, राइट। एग्जांपल है कि अगर मान लो हमने क्या लिया है, एक क्यूब लिया हुआ है। पहली चीज समझना है कि गॉस थ्योरम को हम क्या कर सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ तब यूज कर सकते हैं जब वहां पे क्या हो, एक क्लोज सरफेस हो। ओपन के लिए यूज नहीं करना है, हमेशा किसके लिए करना है, क्लोज के लिए। तो लेट्स से हमारे पास क्या है, एक क्यूब है इस तरह का, और क्यूब का जो साइड हमने क्या कर लिया, ले लिया है, वो लेट्स अज्यूम की ए माना हुआ है। तो क्यूब का जो साइड है वो कितना है, ए है। और एग्जैक्टली सेंटर पे हमने क्या किया है, एक चार्ज रखा है क्यू। ध्यान रखना, यहां पे जो चार्ज रखा है वो क्यूब के बिल्कुल एग्जैक्ट सेंटर पे। तो जब एग्जैक्ट सेंटर पे है, और अगर मैं यहां पे फ्लक्स लिखना चाहूं किसके लिए, पूरे क्यूब के लिए, तो पूरे क्यूब ने मिलकर इसको क्या कर लिखा है, इनक्लोज करके रखा हुआ है। तो फ्लक्स फॉर क्यूब अगर हम क्या करना चाहे, लिखना चाहें, तो हम लिखेंगे यहां से क्या, क्यू डिवाइड बाई एप्सिलॉन टाइम्स। हम सीधा सीधा ये बोलेंगे कि भाई इस पूरे सरफेस ने टोटल क्यू चार्ज क्या किया है, इनक्लोज करके रखा है, तो फ्लक्स हो जाएगा क्यू बाई एप्सिलॉन टाइम्स। अब सिंस ये चार्ज कहां पे है, एग्जैक्ट सेंटर पे, राइट। जो चार्ज है वो एग्जैक्ट सेंटर पे है, ये एक तरीके से क्या है, सिमेट्रिकल है। सिमेट्रिकल कहने का मतलब है कि जब वो बिल्कुल सेंटर पे होगा, तो हर फेस से उसका जो डिस्टेंस होगा वो क्या होगा, सेम होगा। और जो फ्लक्स होगा वो पूरे 6 फेस में, क्यूब में 6 फेस होते हैं, पूरे 6 फेस में क्या होगा, इक्वल डिस्ट्रीब्यूटेड होगा। अगर ये सेंटर में है तो हर तरफ के फेस में ये जो फ्लक्स होगा इक्वल डिस्ट्रीब्यूटेड होगा। तो अगर मैं क्या करूं, एक फेस के लिए निकालना चाहूं, फॉर वन फेस, लेट्स अज्यूम कि इस वाले फेस को हमने क्या कर लिया, कंसीडर कर लिया, और इसके लिए हमें क्या करना, फ्लक्स निकालना है। तो हम बोलेंगे पूरे 6 फेस के लिए कितना है, क्यू बाई एप्सिलॉन। तो वन फेस के लिए कितना हो जाएगा, क्यू डिवाइड बाई 6 एप्सिलॉन, राइट। ये 1/6 टाइम्स हो जाएगा। ऐसा हम तब बोल पाएंगे जब ये जो चार्ज रहेगा कहां पर रहेगा, सेंटर में रहेगा। अगर ऐसा होता कि चार्ज सेंटर में ना होकर किसी एक फेस की तरफ होता, मान लो इस रूम को तुम क्यूब की तरह कंसीडर करो, और मैं बोलूं जो चार्ज है वो यहां कहीं पे रखा हुआ है, तो अभी भी पूरे क्यूब के लिए क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट होगा। बट अब मैं एक फेस के लिए अगर क्या करूंगा, पूछूंगा, तो हम आंसर नहीं दे पाएंगे। रीजन ये है कि जिस फेस के पास रहेगा उससे ज्यादा फ्लक्स जाएगा, और जिससे दूर रहेगा उससे कम फ्लक्स जाएगा। तो इक्वल डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं होंगे। इस पॉइंट का थोड़ा सा ध्यान रखना, आगे काम आएगा। इसी तरह से कई क्वेश्चन यहां पे क्या करता है, पूछ लेता है। जो नेक्स्ट एग्जांपल ले रहे हैं वो भी हम ले रहे हैं किसका, क्यूब का ही। क्या तुमने केमिस्ट्री में सॉलिड स्टेट केमिस्ट्री पढ़ लिया है क्या, राइट। अगर अभी नहीं पढ़ा है, मान लो पहले भी तुमने कभी पढ़ा होगा, तो तुमने वहां पे क्या किया होगा, ये देखा होगा, बॉडी सेंटर्ड, फेस सेंटर्ड, ये सारे। वही हमको क्या करना है, अज्यूम करके चलना है कि अगर चार्ज यहां पे रखा है तो बॉडी सेंटर्ड हो गया। अगले एग्जांपल में हम क्या कर रहे हैं, ऐसे ले रहे हैं कि हमारे पास जो क्यूब है, राइट, हमने जो क्या किया, यहां पे क्यूब लिया हुआ है, इसमें जो चार्ज है वो एक फेस में, जो एक साइड फेस है उसमें फंसा हुआ है।
तो लेट्स से यहां पे जो चार्ज यहां कहीं पे रखा हुआ है ना, इसमें हम क्या कर सकते हैं, ऐसे मान सकते हैं कि लेट्स से ये हमारा क्या है, एक रूम है, रूम में ये वाला जो दीवार है, इस दीवार में एक चार्ज फंसा हुआ है। अब अगर हम चार्ज की बात करें तो इमेजिन करना है तुमको वही फेस सेंटर्ड समथिंग, तो उसका हाफ पार्ट इधर होगा और हाफ पार्ट क्या होगा, बाहर होगा। तो इसको हम क्या कर सकते हैं, दो तरीके से निकाल सकते हैं। या तो मैं ये अज्यूम करके चलूं कि भाई पूरा चार्ज इस क्यूब में नहीं है बल्कि हाफ पार्ट है, तो इसमें चार्ज कितना, Q/2। तो फ्लक्स लिखना चाहिए Q/2 डिवाइड बाई एप्सिलॉन नॉट, तो Q/2 एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। या फिर अगर हम ऐसे नहीं समझ सकते तो हम क्या करेंगे, एक और क्यूब लेंगे बिल्कुल सिमेट्रिकल और इसके बगल में रख देंगे। तो दो क्यूब से हम इसको क्या कर सकते हैं, इनक्लोज कर सकते हैं। हम ऐसा मान सकते हैं कि भाई ये दोनों क्यूब ने मिलकर उसको क्या कर लिया, इनक्लोज कर लिया। इन दोनों ने मिलकर क्या किया, इनक्लोज किया है, तो इन दोनों के लिए जो फ्लक्स होगा वो कितना हो जाएगा, Q/ε। तो फॉर वन क्यूब अगर हम बात करेंगे तो दोनों ने मिलकर, और सिमेट्रिकल क्यूब लेंगे, राइट, सिमेट्रिकल क्यूब लेंगे तो दोनों ने मिलकर कितना, Q/ε। तो एक क्यूब के लिए कितना हो जाएगा, हाफ हाफ पार्ट, तो आंसर कितना आएगा, Q/2ε। इसी तरह से कई एग्जांपल इसमें लिया हुआ है। अगले एग्जांपल में ऐसा है कि एक क्यूब हमने क्या कर लिया, ले लिया है, और जो चार्ज है वो फेस पे नहीं बल्कि एक साइड में, जैसे वो कॉर्नर हमारा हो गया वो पूरे लाइन, तो वहां पे चार्ज फंसा हुआ है, यहां कहीं पे। अब अगर यहां पे चार्ज फंसा हुआ है तो अगर उस साइड में, तो हम यही अज्यूम करके चलेंगे कि 1/4 पार्ट ही इसके अंदर, तो ऐसा मान के चलेंगे। या हम बोलेंगे कि अगर हमें फ्लक्स निकालना है तो पहले इस चार्ज को पूरा क्या करना होगा, इनक्लोज करना होगा। इस चार्ज को इनक्लोज करने के लिए जिस तरह का क्यूब ये है, इसी तरह के 3 और क्यूब चाहिए। और उस क्यूब को कैसे रखेंगे, एक इसके बगल में, एक इधर साइड में, और एक डायगोनली अपोजिट। वो चारों क्यूब मिलकर इसको क्या कर लेंगे, कंप्लीट कवर कर लेंगे। अगर 4 क्यूब से, राइट, अगर 4 क्यूब से आंसर कितना है, Q/ε, तो एक क्यूब के लिए कितना हो जाएगा, Q/4ε। और ऐसा हम इसलिए बता पा रहे हैं बिकॉज सिमेट्री है। इसी तरह से एग्जांपल ऐसे हो जाता है कि जो हमारे पास चार्ज है वो एक वर्टिसेस में फंसा हुआ है, राइट, एक कॉर्नर में। यहां पे हमने क्या किया है, एक चार्ज रखा हुआ है। अब अगर हम इसको क्या करें, देखें, जैसे वहां पे एक चार्ज फंसा हुआ है, तो पहले हमें कितना, 4 क्यूब चाहिए होंगे नीचे के लिए, तो साइड में रखेंगे, बगल में रखेंगे, डायगोनल अपोजिट, और उसी तरीके 4 क्यूब कहां रख देंगे, ऊपर। तो टोटल 8 क्यूब मिलकर इसको क्या करेंगे, कवर करेंगे। पूरे 8 क्यूब के लिए फ्लक्स कितना, Q/ε। तो इस पर्टिकुलर के लिए फ्लक्स कितना, Q/8ε। एक चीज ये समझना है कि इन एग्जाम्पल्स में एक फेस के लिए हम कभी भी आंसर नहीं दे पाएंगे। रीजन ये है कि इस क्यूब में अगर हम क्या करें, देखिए तो जरूर एक क्यूब के लिए कितना है, Q/2ε, पर हर फेस के लिए क्या है, अलग अलग है, सिमेट्री नहीं है, राइट। इनमें हम एक फेस के लिए आंसर अभी डायरेक्ट नहीं दे पाएंगे। ऐसा नहीं करना है कि इसका 1/6 कर दें, राइट, इसका 1/6 कर दे और हमारा आंसर आ जाए। समझ में आ रहा है ना, इसको नोट करना है, साथ में हमें कुछ बढ़िया एग्जांपल्स भी देखने हैं। पहले इसको लिख लो। देखो, जो नेक्स्ट एग्जांपल हम देख रहे हैं वो ऐसा देख रहे हैं कि लेट से हमारे पास क्या है, एक स्क्वायर प्लेट है ना, है ये रेक्टेंगुलर, पर एज्यूम करो कि ये क्या है, स्क्वायर प्लेट है, और जिसका साइड क्या है, A है। अब इस स्क्वायर प्लेट को हमने ऐसे रखा है और सेंटर से A/2 पे एक चार्ज रखा हुआ है ना। हमें उस चार्ज की वजह से क्या करना है, बताना है कि इसमें फ्लक्स कितना होगा, है ना। तो इसी को हम क्या कर रहे हैं, ड्रॉ कर रहे हैं। तो ये हम क्या कर रहे हैं, ऐसे ड्रॉ कर रहे हैं कि ये हमारे पास क्या है, एक स्क्वायर प्लेट है ना। हम यहां पे ये बनाना चाह रहे हैं कि इसको हमने ऐसे रखा हुआ है ना। तो इसका साइड कितना हो गया, A। अब इसके सेंटर से A/2 डिस्टेंस पे हमने क्या किया है, एक चार्ज रखा है Q। तो ये डिस्टेंस कितना है, A/2। हमें बताना है इस सरफेस से जो फ्लक्स होगा वो कितना होगा। समझ में आया, करो। और यहां के सेंटर से A/2 पे, तो इसी तरह का 5 स्क्वायर प्लेट हम क्या करेंगे, और लेंगे, और उसको एक इधर रखेंगे, दूसरा इधर, तीसरा इधर, चौथा इधर और पांचवा इधर। परफेक्ट क्यूब बन जाएगा। अब परफेक्ट क्यूब जब बनेगा तो ये जो चार्ज है वो कहां पे, क्यूब के सेंटर पे। पूरा क्यूब ने इसको मिलके क्या किया, इनक्लोज कर रखा है। पूरे क्यूब से कितना, Q/ε, तो एक फेस से कितना, Q/6ε। इसको हम ऐसे देख सकते हैं
कि हमने क्या किया, इसको एक क्यूब से इनक्लोज कर दिया है, राइट। इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं ऐसे। तो ये हो गया वो वाला सरफेस, ये वाला जो सरफेस नीचे पे बनाया, ये दिख रहा है ये। और सेंटर से a/2 पे हमने क्या किया है, एक चार्ज रखा है a/2 पे। तो बेसिकली ये सेंटर हो गया ना। तो पूरे क्यूब के लिए, अगर पूरे क्यूब के लिए फ्लक्स निकाले तो कितना होगा, Q/ε। तो एक फेस के लिए हो जाएगा, फॉर वन फेस फ्लक्स कितना देगा, Q/6ε। तो ध्यान ये रखना है कि अगर कभी इस तरह का ओपन सरफेस दे दे तो हमें क्या करना है, सिमेट्री से उसको क्या करना है, क्लोज करना है, ताकि हम उस पूरे के लिए निकाल पाए। और अगर सिमेट्री रहेगी तब हम उसको बराबर बराबर क्या कर पाएंगे, डिवाइड कर पाएंगे। तो हमें क्या करना है, बढ़िया क्वेश्चन देखना है जो ऑलरेडी एग्जाम में आया हुआ है, उसको भी हम क्या करेंगे, देखेंगे। पहले इसको जल्दी से लिखो। हमारे पास क्या है, प्लेट है, स्क्वायर प्लेट है, और साइड कितना है, ए है। इसके एक कॉर्नर से ए डिस्टेंस पे, ये कॉर्नर हो गया, ए डिस्टेंस पे हमने क्या किया, एक चार्ज रखा हुआ है। और उस चार्ज से हमें क्या करना है, बताना है कि इस फेस के लिए कितना फ्लक्स होगा। Q/8 नहीं होगा, पहले बता दे रहा, ऑप्शन में भी नहीं था, है ना। इसको अगर हम क्या करें, ड्रॉ करें, तो ये इस तरह का ड्रॉइंग आएगा कि वो फेस हमने क्या किया है, इस तरह से रखा हुआ है ऐसे, राइट। ये स्क्वायर फेस है, प्लेट है ए, और इसके एक कॉर्नर से ए डिस्टेंस पे हमने क्या किया है, एक चार्ज रखा हुआ है। ये डिस्टेंस कितना है, ए है, एक ऊंचाई पे एक चार्ज रखा हुआ है Q। हमें बताना है इससे टोटल फ्लक्स कितना होगा। करो। हाँ, गुड। देखो, सबसे पहले तो क्या होनी चाहिए, सिमेट्री होनी चाहिए। तो यहां पे अगर तुमने इतने को ही मानते हुए क्या किया, एक क्यूब बनाया, तो ये उस क्यूब के कहां पे आ जाएगा, कॉर्नर पे। उस क्यूब से Q/8 जरूर बोल सकते हो, पर एक फेस से आंसर नहीं निकाल पाएंगे क्योंकि सिमेट्रिकल नहीं होगा। तो निकालने का तरीका ये होगा कि हम इसी तरह से तीन और क्यूब ले ले, सॉरी तीन और फेस ले ले, स्क्वायर प्लेट ले ले, एक को इधर रखें, एक को यहां, एक को इधर पे। तो अगर हम इस तरह से क्या करते हैं, टोटल 4 प्लेट को नीचे पे अरेंज कर दें, तो ये जो चार्ज है वो सेंटर पे आ जाएगा, राइट। तो हमने जो एक फेस बनाया है वो एक नहीं बल्कि चार चार प्लेट से बनाया, चार प्लेट्स को अरेंज करके, जिसकी वजह से जो ये चार्ज है वो कहां पे आएगा, सेंटर पे। अब उसी चार प्लेट से हम क्या करेंगे, हर फेस को बनाएंगे। तो 6 फेस हो गया, और हर फेस में कितना प्लेट, 4। तो टोटल कितना हो गया, 24। तो पूरे 24 से कितना है, Q/ε0। तो एक से कितना, Q/24 राइट। समझा दूंगा, समझ में आ जाएगा, ऐसे मत देखो। कुछ लोग देख रहे हैं हवा में बातें चल रही हैं। हमें अब यहां पे और कुछ नहीं करना, बल्कि ए फेस का नहीं, बल्कि ए साइड का नहीं, बल्कि 2A साइड का क्यूब बनाना है, राइट। 2A साइड का क्या करेंगे, क्यूब बनाएंगे। समझो, जब हम यहां पे क्या करेंगे, साइड 2A लेके क्यूब बनाएंगे इस तरह से, तो सिंस हमारा जो साइड है वो कितना है, 2A का है, इसका सेंटर कितने हाइट पे एग्जिस्ट करेगा, A हाइट पे एग्जिस्ट करेगा, राइट। तो जो हमने हाइट A लिया हुआ है, अब ये हो जाएगा क्या, सेंटर। अब जो नीचे वाला पार्ट है, इसको मैं 4 पार्ट में क्या कर सकता हूं, मैं डिवाइड कर सकता हूं इस तरह से। ये 4 पार्ट में डिवाइड हो जाएगा ऐसे, राइट। लेट्स से ये फर्स्ट पार्ट है, ये सेकंड पार्ट है, ये थर्ड पार्ट है, और ये फोर्थ पार्ट है। और मुझे सिर्फ और सिर्फ इससे क्या करना है, निकालना है। लेट्स अज्यूम इसको हमने बोल दिया थर्ड पार्ट यही था, ये यहां पे जो रखा हुआ है। अब इसके कॉर्नर से, यहां से A डिस्टेंस पे, मतलब ये कॉर्नर से, कॉर्नर मतलब इसके लिए तो सेंटर हो गया, से A डिस्टेंस पे हमने क्या किया, रखा हुआ है। आया समझ में, अज्यूम कर पा रहे हो। तो ये 4 प्लेट से बनाया, और हमने इसको क्या कर दिया, पूरे सिमेट्रिकल बंद कर दिया है। अगर मैं पूरे क्यूब के लिए लिखूं, फॉर क्यूब फ्लक्स कितना आ जाएगा, Q/ε। अगर मैं एक फेस के लिए लिखूं, फॉर वन फेस, तो फ्लक्स कितना हो जाएगा, Q/6ε। और हर फेस में टोटल कितने पार्ट हैं, 4 पार्ट। उनमें से अगर मैं एक पार्ट के लिए लिखूंगा तो उसका भी 1/4 करना पड़ेगा। तो मैं यहां पे लिख रहा हूं, फॉर वन पार्ट जो फ्लक्स हो जाएगा वो जाएगा 1/4 ऑफ Q/6ε। तो आंसर कितना आएगा, Q/24ε। आया समझ में। इस तरह से हमको ये सॉल्व करना है। करो जल्दी से। So, what could be
what could be the maximum flux through a cube, what could be the maximum flux through a cube of side A, cube of side A, if a rod of linear charge density lambda, if a rod of linear charge density lambda is inserted in it, ब्रैकेट में लिखना है लेंथ ऑफ द रॉड इज लार्ज, लेंथ ऑफ द रॉड इज लार्ज ना, सफिशिएंट लेंथ है। क्यूब है जिसका साइड क्या है, साइड का जो लेंथ है वो कितना है, ए है, और एक रॉड है जिसका लीनियर चार्ज डेंसिटी कितना है, लैम्डा। उसको हमें क्यूब में इंसर्ट करना है और पता करना है क्यूब में मैक्सिमम फ्लक्स कितना होगा। करो। तो ये हमने क्या कर लिया, एक क्यूब ड्रॉ कर लिया और इसका जो साइड है वो है ए। अब हमारे पास क्या है, एक रॉड है जिसका लेंथ सफिशिएंट है और उसमें लीनियर चार्ज डेंसिटी कितना, लैम्डा। अब अगर लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा है तो हमें पता है जितना बड़ा लेंथ लेंगे उतना ही ज्यादा क्या होगा, चार्ज होगा, और जितना ज्यादा चार्ज इसके अंदर होगा उतना ही ज्यादा क्या होगा, फ्लक्स भी होगा। अब मुझे उस रॉड को इसमें ऐसे इंसर्ट करना है कि मैक्सिमम लेंथ इसके अंदर हो, क्योंकि मैक्सिमम लेंथ होगा तो मैक्सिमम चार्ज होगा, और मैक्सिमम चार्ज होगा तो मैक्सिमम फ्लक्स होगा। किस तरह से इंसर्ट करना चाहिए, बॉडी डायगोनल पे। अगर सीधा एक फेस से इंसर्ट करेंगे दूसरे फेस से निकाल देंगे तो मैक्सिमम ए के बराबर हो सकता है। अगर यहां से इंसर्ट करके इधर डालेंगे फेस डायगोनल में तो √2a का लेंथ होगा। लेकिन अगर बॉडी डायगोनल में हम क्या करें, उसे इंटर कराएं तो जो लेंथ होगा कितना होगा, √3e, राइट, इस तरह से। तो हम इसमें जब इंसर्ट करेंगे इसे तो हम बोलेंगे कि √3a पार्ट इसमें क्या रहेगा, अंदर की तरफ रहेगा ऐसे, और जितना ज्यादा रहेगा उतना ही ज्यादा क्या होगा, चार्ज भी होगा इसके अंदर। तो हम सीधा सीधा ये बोलेंगे कि भाई अगर मुझे ये निकालना है कि मैक्सिमम फ्लक्स कितना, तो हम बोलेंगे चार्ज जितना ज्यादा होगा उतना ही होगा, क्योंकि एप्सिलॉन तो क्या है, कांस्टेंट है। अब चार्ज मैक्सिमम कब होगा, चार्ज को लिख सकते हैं लैम्डा मल्टीप्लाइड बाई मैक्सिमम लेंथ, जितना मैक्सिमम लेंथ होगा उतना डिवाइड बाई एप्सिलॉन नॉट। और किसी भी रॉड का मैक्सिमम लेंथ इसमें कितना इंसर्ट हो सकता है, √3 टाइम्स। तो मैक्सिमम फ्लक्स हो जाएगा √3 लैम्डा ए डिवाइड बाई एप्सिलॉन। क्लियर है, ये आंसर होगा। कर लो जल्दी से। पॉइंट से सिमेट्रिकल सरफेस से हमको क्या करना है, इंक्लोज करना है, ताकि हम इसको क्या कर पाए, इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर पाए। क्लियर है। अब अगर देखा जाए तो हमारे पास दो चीजें बच गई थी, एक रॉड और एक प्लेट। इनका हमें क्या करना था, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना था, और वो इलेक्ट्रिक फील्ड हम निकालने वाले हैं अब गॉस थ्योरम के बाद। तो ये दो चीजें बची हुई हैं। अब इसमें भी जब हम क्या करेंगे, प्लेट लेंगे तो प्लेट दो टाइप का होगा, एक कंडक्टिंग और दूसरा नॉन कंडक्टिंग। डिफरेंस समझना है कि जब हम नॉन कंडक्टिंग प्लेट लेंगे उसमें अगर हम क्या करेंगे, चार्ज डालेंगे तो नॉन कंडक्टिंग प्लेट का जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो दोनों साइड जाएगा। लेकिन अगर कंडक्टिंग प्लेट लेंगे तो कंडक्टिंग प्लेट का जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो दोनों साइड नहीं जाएगा, फॉर सिंपल रीजन कि किसी भी कंडक्टर के अंदर में, अगर ये कंडक्टर है तो अंदर पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो क्या होता है, 0। मतलब अगर यहां पे कोई चार्ज है तो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड से बाहर जा सकता है, अंदर की तरफ नहीं जा सकता। तो हम ये लेके चलते हैं कि अंदर पे जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होता है या इलेक्ट्रिक फील्ड होता है कितना होता है, 0। इनफैक्ट इस पॉइंट से क्या करता है, एक क्वेश्चन पूछ लेता है। हमको पता है जैसे कई इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स होते हैं, है ना, मोबाइल हो गया, कैमरे हो गए, इस तरह से जितने भी हैं, उनको हमको एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड से क्या करना होता है, बचाना होता है। उससे क्या होता है, चीजें खराब हो सकती है कभी कभार। कई ऐसे डिवाइसेस हैं जो एक्सटर्नल इलेक्ट्रॉनिक फील्ड से क्या करते हैं, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड से क्या करते हैं, इंटरेक्ट करने लगते हैं, और या तो डेटा या आंसर या खुद भी खराब हो सकते हैं, है ना। मैग्नेटिक फील्ड से भी क्या होता है, कई चीजें जो एलसीडी स्क्रीन वगैरह होते हैं वो खराब हो सकते हैं। कभी तुमने देखा है टीवी के सामने ऐसे मैग्नेट को होकर पूरा स्क्रीन खराब हो, मत करना, सच में बहुत मार पड़ेगा घर में, पूरा का पूरा टीवी खराब हो सकता है। तो एक्सटर्नल फील्ड से बचाने के लिए क्वेश्चन पूछता है कि हम क्या करें, तो हम क्या करते हैं, ऑब्जेक्ट को कंडक्टर के अंदर में रखते हैं। इसको बोला जाता है इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग। इसको क्या बोला जाता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग।
मतलब बाहर के इलेक्ट्रिक फील्ड से हम किसी को शील्ड कर रहे हैं, और करने का तरीका क्या होता है, उसको कंडक्टर के अंदर रख देते हैं, तो इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग। इनफैक्ट कभी कभार क्वेश्चन भी पूछा हुआ है थ्योरेटिकल में। तो जब भी हम क्या करेंगे, कंडक्टर लेंगे, तो कंडक्टर में हम यही बोलेंगे कि भाई उसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो दूसरे साइड नहीं जाएगा। तो दो टाइप के शीट हो जाएंगे हमारे पास, एक कंडक्टिंग और एक नॉन कंडक्टिंग। सबसे पहले हम क्या कर रहे हैं, देख रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ नॉन कंडक्टिंग प्लेट या शीट, राइट, कुछ भी हम बोल सकते हैं यहां पे। अब जब नॉन कंडक्टिंग प्लेट या शीट हम क्या कर रहे हैं, ले रहे हैं, तो इस तरह से ले रहे हैं, और हमने इसके दोनों फेस को हमने नहीं बनाया, हम सिंपल बोलेंगे कि एक फेस को भी अगर हम क्या कर ले, ड्रॉ कर ले, तो इसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो दोनों साइड ही जाएगा, राइट, दोनों साइड जाएगा, है ना। हमने ये मान लिया कि इसका सरफेस चार्ज डेंसिटी है कितना, सिग्मा, राइट, सरफेस चार्ज डेंसिटी कितना है, सिग्मा। अब अगर हम थोड़ा सा पार्ट क्या करें इसमें देखें, तो इसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो इधर भी निकलेगा एज वेल एज पीछे के डायरेक्शन में भी निकलेगा, दोनों साइड इलेक्ट्रिक फील्ड निकल सकता है। अब अगर मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करना है, निकालना है विद द हेल्प ऑफ गॉस थ्योरम, तो मुझे पहले गॉसियन सरफेस बनाना पड़ेगा, मुझे इनको इनक्लोज करना पड़ेगा। तो इनक्लोज करने का तरीका होता है सिंपल, ऐसा सरफेस ले, राइट, जिसका एरिया वेक्टर सेम डायरेक्शन में हो किसके, इलेक्ट्रिक फील्ड, जिससे थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0, और जब हम लिखते हैं ई ए कॉस थीटा, तो कॉस 0 की वैल्यू हट जाए और वो जाए कितना, 1, राइट। इसी तरह से इधर पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकल रहा है, तो पीछे इलेक्ट्रिक फील्ड निकल रहा है, उसको भी हम क्या करना होगा, इनक्लोज करना होगा। इसका भी जो एरिया वेक्टर होगा वो सेम डायरेक्शन में होगा। समझना है, हमारे पास फ्लक्स के दो फॉर्मूले हैं, एक कन्वेंशनल फॉर्मूला है ई ए कॉस थीटा, और दूसरा गॉस थ्योरम से है Q डिवाइड बाय एप्सिलॉन नॉट। जहां जहां पे एक फिजिकल क्वांटिटी के दो दो फॉर्मूले आएंगे, वहां पे एक पैटर्न का क्वेश्चन तो तय है कि दोनों को इक्वेट करके आंसर लो। जैसे एक तरफ लिख देगा ई ए कॉस थीटा, दूसरी तरफ लिख देगा Q डिवाइड बाय एप्सिलॉन, तुमको चार्ज दे देगा, एरिया दे देगा, बोलेगा इलेक्ट्रिक फील्ड निकालो, इलेक्ट्रिक फील्ड दे देगा, चार्ज देगा, बोलेगा एरिया फाइंड आउट करो कितना है। हमेशा इस पैटर्न का क्वेश्चन बनता है। याद करो रोटेशनल मोशन के टाइम पे भी हमने ये बात की थी कि भाई टॉर्क के दो फॉर्मूले बन जा रहे हैं, एक आरएफ साइन थीटा बन रहा है, दूसरा आई अल्फा बन रहा है, दोनों की इक्वेट करके क्वेश्चन बना सकता है, हमेशा ऐसा बनता है। तो सेम कहानी यहां पे भी है। अगर मैं यहां पे क्या करूं, फ्लक्स लिखना चाहूं, तो एक तो मेरा कन्वेंशनल तरीका हो गया कि भाई ये वाला एरिया हमने निकाल के लिया, अच्छा छोटा सा एरिया माना है, तो हम चाहे तो उसको डीए भी मान सकते हैं, चाहे तो ए भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अगर हम क्या करें, लिखें, तो कन्वेंशनल तरीका हमारा हो गया ई ए कॉस थीटा, और थीटा की वैल्यू कितनी, 0, तो कॉस 0 की वैल्यू कितनी, 1, तो सिंपल बच गया ई मल्टीप्लाइड बाई डी ए इधर और ई मल्टीप्लाइड बाई डी ए इधर, दोनों साइड में है, तो ई डी ए प्लस ई डॉट डी ए दोनों साइड हो गया, तो 2e इंटू डी ए, पहला तो ये हो गया। फिर गॉस थ्योरम से हमने क्या किया, सीखा है फ्लक्स लिखने का तरीका कि जितना इसमें चार्ज इंक्लोज्ड है डिवाइड बाई एप्सिलॉन। अब इस पूरे जो ये हमने क्या किया, पाइप सा लिया है, इसके अंदर कितना चार्ज इंक्लोज्ड है, तो हम लिखेंगे चार्ज इज इक्वल टू सरफेस चार्ज डेंसिटी मल्टीप्लाइड बाई एरिया, क्योंकि चार्ज क्या लिखते हैं, सिग्मा बाई एरिया, सॉरी हाँ, चार्ज सिग्मा को क्या लिखते हैं हम, चार्ज बाई एरिया, तो चार्ज कितना हो जाएगा, सिग्मा मल्टीप्लाइड बाई एरिया, तो हमने लिख दिया सिग्मा मल्टीप्लाइड बाई जो भी एरिया डीए डिवाइड बाई एप्सिलॉन। अब दो इक्वेशन आ गया है, दोनों को हम क्या कर देंगे, इक्वेट कर देंगे, तो हमने दोनों को इक्वेट कर दिया, इक्वेशन नंबर 1 इज इक्वल टू इक्वेशन नंबर 2, इक्वेट करेंगे तो आ जाएगा 2e dA, और राइट हैंड साइड आएगा सिग्मा dA डिवाइड बाई एप्सिलॉन, dA से dA क्या हो जाएगा, कैंसिल, और इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आएगी सिग्मा डिवाइड बाई 2 एप्सिलॉन। बस हमें यहाँ पे सिग्मा याद रखना है, ये क्या है, सरफेस चार्ज डेंसिटी, क्लियर है। तो ये आता है हमारे पास किसके लिए, नॉन कंडक्टिंग शीट के लिए। अगला देखेंगे कंडक्टिंग शीट, है ना, चलो लिखो इसको। जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो एक ही साइड जाएगा, दूसरे साइड नहीं जाएगा। तो इसको हम चाहे तो क्या कर सकते हैं, ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, या हम चाहे तो क्या कर सकते हैं, ऐसे भी बना सकते हैं कि भाई इसका जो दूसरा फेस है वो ऐसे, ठीक, अगर हमने ऐसे बना दिया तो हमको ये समझ में आ जाएगा कि ये जो हमने ड्रॉ किया वो एक फेस का है, पीछे वाला जो फेस है उसका इलेक्ट्रिक फील्ड इधर नहीं आएगा, और इधर का इलेक्ट्रिक फील्ड पीछे नहीं जाएगा, पीछे का पीछे ही जा रहा है। तो सिर्फ और सिर्फ इस पार्ट को देख रहे हैं। हमें यहां से ये भी समझ लेना है कि जो सिग्मा हमने लिखा है ना, सरफेस चार्ज डेंसिटी, वो किसके लिए लिखा है, एक फेस के लिए। किसके लिए लिखा है, एक फेस के लिए। एक बात बता रहा, जब हम कैपेसिटर क्या करेंगे, शुरू करेंगे, तो वहां पे एक कंफ्यूजन होना चाहिए तुमको, राइट। जब हम कैपेसिटर शुरू करेंगे, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के लिए डेरिवेशन देखेंगे, तो उस टाइम पे कंफ्यूजन होगा। जब कंफ्यूजन होगा तो हम उसको जब क्लियर करेंगे तो समझ में आएगा कि क्या है।
होना चाहिए, देखते हैं। बट फिलहाल ये लेके चलना है जो सिग्मा है वो किधर का है, एक साइड का होता है ना। अब यहां पे इससे पहले भी एक फेस लिया था बट उसका इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों साइड जा रहा था, अभी भी एक फेस लिया है पर उसका इलेक्ट्रिक फील्ड एक ही साइड जा रहा है। तो जब एक साइड जा रहा है तो इसके लिए हम क्या करेंगे, लिखेंगे कितना ई डॉट डी है, तो यहां से 2 क्या हो जाएगा, हट जाएगा। अगर 2 हट जाएगा तो यहां से 2 हटेगा, यहां से भी 2 हट जाएगा। आंसर क्या आ जाएगा, सिग्मा डिवाइड बाई एप्सिलॉन नॉट। लिख लो। देखो फिर हमें देखना है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ रॉड। अगर देखा जाए तो रॉड को हमने पहले भी सॉल्व किया हुआ है आर के टाइम पे, और फॉर्मूला हमारा क्या आया था, 2k लैम्डा बाई आर। यहां भी हम क्या कर रहे हैं, सिमिलर ले रहे हैं कि हमारे पास क्या है, एक रॉड है इस तरह से, रॉड का लेंथ कुछ भी हो सकता है। यहां पे हम यूज कर रहे हैं क्या, लीनियर चार्ज डेंसिटी। तो एक रॉड हमने ले लिया, अब इसका इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो इस तरह से निकल रहा है हर तरफ। अब इसमें हम क्या करेंगे, पहले तो गॉसियन सरफेस ड्रॉ करेंगे। गॉसियन सरफेस हम कोशिश इस तरह से करेंगे ड्रॉ करने की कि इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच का एंगल क्या हो जाए, 0, ताकि कॉम्प्लिकेटेड ना हो सॉल्यूशन। तो उसके लिए जो हमारा गॉसियन सरफेस होगा वो कैसा होगा, सिलेंड्रिकल शेप का होगा, राइट, सिलेंड्रिकल शेप का। इसका जब हम क्या करेंगे, देखेंगे किसी भी जगह पे अगर एरिया वेक्टर देखें तो एरिया वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड सेम डायरेक्शन में दिखेगा। अब लेट्स अज्यूम कि रॉड से आर डिस्टेंस पे हमको क्या करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड देखना है। और हमने मान लिया कि भाई रॉड का जो लेंथ फिलहाल हमने लिया है वो कितना लिया है, एल। तो हमें क्या करना है, वही यूज करना है, एक फ्लक्स को लिखने का कन्वेंशनल तरीका और दूसरा गॉस थ्योरम से। फ्लक्स को लिखने का कन्वेंशनल तरीका हम क्या करेंगे, अगर लिखेंगे तो हम लिखेंगे ई ए कॉस थीटा। कॉस तो 0, कॉस 0 की वैल्यू 1 हो गई, तो हमने लिखा सिंपल ई और मल्टीप्लाइड बाय इसका पूरा सरफेस एरिया। सरफेस एरिया ऑफ कितना हो जाएगा ये सिलेंडर, 2 पाई आर एल। इसी तरह से लिखने का दूसरा तरीका हो जाएगा क्या, Q डिवाइड बाई एप्सिलॉन। भाई इसके अंदर कितना चार्ज है, तो हम लिखेंगे जो चार्ज है उसको लिखा जा सकता है क्या, लैम्डा मल्टीप्लाइड बाई एल। जहां पे जो लैम्डा है ये इसका क्या है, लीनियर चार्ज डेंसिटी डिवाइड बाई एप्सिलॉन। दोनों को अगर हम क्या करते हैं, इक्वेट कर दें, तो इक्वेशन नंबर 1 इज इक्वल टू इक्वेशन नंबर 2। लेफ्ट हैंड साइड में आएगा हमारे पास E इंटू 2 पाई आर एल, और राइट हैंड साइड में हम लिखेंगे लैम्डा एल डिवाइड बाई एप्सिलॉन। क्या कैंसिल हो जा रहा है, एल से एल, तो ये आ रहा है हमारे पास लैम्डा डिवाइड बाई 2 पाई आर एप्सिलॉन नॉट। या तो हम चाहे तो ऐसे याद रख सकते हैं, या फिर हम थोड़ा सा और सिंपल कर सकते हैं, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, 2 से डिवाइड कर दिया, तो इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा 2 लैम्डा डिवाइड बाई 2 इंटू 2, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट को अलग लिख दिया, आर को अलग लिख दिया, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला 2k लैम्डा बाई आर। ये पहले भी निकाला था, यहां भी हम निकाल सकते हैं। क्लियर है ये, चलो लिख लो इसे भी। An electron is revolving, an electron is revolving around a rod, an electron is revolving around a rod of linear charge density lambda, of linear charge density lambda. Find its kinetic energy. Find its kinetic energy. करो। क्या करना है, याद रखना है, ये बार बार काम आएगा। यहां पे ये बोला हुआ है कि हमारे पास क्या है, एक रॉड है और लीनियर चार्ज डेंसिटी दिया हुआ है ना। मुझे ये भी बोलना पड़ेगा या बताना पड़ेगा कि हाँ जो लीनियर चार्ज डेंसिटी है, जो चार्ज है वो क्या है, पॉजिटिव है। नहीं बोला हुआ है तो पॉजिटिव ही लेके चलेंगे, क्योंकि अगर ये पॉजिटिव हुआ तभी इसके चारों तरफ कोई इलेक्ट्रॉन क्या कर सकता है, रिवॉल्व कर सकता है, नहीं हुआ तो रिपेल हो जाएगा। तो अब इसके चारों तरफ क्या कर रहा है, एक इलेक्ट्रॉन है जो रिवॉल्व कर रहा है, मतलब सर्कुलर मोशन हो रहा है। सर्कुलर मोशन हो रहा है, इसका मतलब सर्कुलर मोशन का कॉन्सेप्ट लगेगा, और वो सबसे बेसिक कॉन्सेप्ट ये है कि अगर कहीं पे कोई भी ऑब्जेक्ट घूम रहा है, मतलब कोई ना कोई रियल फोर्स होगा जो क्या प्रोवाइड करेगा, सेंट्रीपिटल फोर्स। अब इस पॉइंट को भी ध्यान रखना है कि कभी भी काइनेटिक एनर्जी अगर निकालना है और जहां पे सर्कुलर मोशन हो रहा है वहां पे दिमाग काम करना चाहिए कि किसी भी तरीके से हम अगर सेंट्रीपिटल फोर्स लिख लें तो हम काइनेटिक एनर्जी क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं।
तो हम यहां पे कहेंगे कि भाई जो सेंट्रीपिटल फोर्स है mv स्क्वायर बाई आर, मान लिया कि आर रेडियस पे रिवॉल्व कर रहा है, वो प्रोवाइड करेगा कोई ना कोई रियल फोर्स। और रियल फोर्स यहां पे क्या है? पॉजिटिव नेगेटिव इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को लिखा जा सकता है क्या? Q इंटू ई। तो हम यहां से लिखेंगे mv स्क्वायर बाई आर इज इक्वल टू चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, ई लिख दिया हमने, और एक रॉड का इलेक्ट्रिक फील्ड कितना लिखेंगे? 2k लैम्डा बाई आर। आर से आर कैंसिल, राइट, मतलब रेडियस पे डिपेंड नहीं कर रहा है इसकी काइनेटिक एनर्जी। अगर mv स्क्वायर आ गया तो हाफ भी तो कर सकते हैं, इस 2 को नीचे ले आए तो क्या हो जाएगा? mv स्क्वायर बाई 2 इज इक्वल टू क्या बच गया? e k लैम्डा। और mv स्क्वायर बाई 2 का मतलब क्या है? काइनेटिक एनर्जी। अब इस पॉइंट को क्या करना है, ध्यान रखना है कि अगर कहीं भी सर्कुलर मोशन हो रहा है और तुमसे काइनेटिक एनर्जी पूछा हुआ है तो सबसे पहले कोशिश करो क्या निकालने की? सेंट्रीपिटल फोर्स, क्योंकि उसमें mv स्क्वायर बाई आर टर्म आता है, तो वहां से तुम mv स्क्वायर निकाल लोगे और उसी को हाफ कर दोगे, दैट इज नोन एज काइनेटिक एनर्जी। कहां कहां आएगा? अभी हम ग्रेविटेशन पढ़ेंगे। ग्रेविटेशन में अगर सैटेलाइट क्या कर रहा है? घूम रहा है, तो मैं उसके लिए पोटेंशियल एनर्जी एज वेल एज काइनेटिक एनर्जी निकालूंगा। ग्रेविटेशन में जो चीज पढ़ेंगे एज इट इज एटॉमिक स्ट्रक्चर में, या तो तुमने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा या हम फिजिक्स में क्या करेंगे, पढ़ेंगे। वहां भी इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, वहां भी पोटेंशियल एनर्जी एज वेल एज काइनेटिक एनर्जी निकालेंगे। तो काइनेटिक एनर्जी जहां जहां पे रोटेशन हो रहा है, निकालने का तरीका वही है कि पहले mv स्क्वायर बाई आर निकाल लें, फिर वहां से mv स्क्वायर पता चल गया तो काइनेटिक एनर्जी आ जाएगा। क्लियर है ये? जल्दी से नोट करो। चार्ज पार्टिकल, a charged particle having a charge of -2 microcoulomb, is placed close to a non-conducting plate, is placed close to a non-conducting plate having surface charge density 4 microcoulomb per meter square, 4 microcoulomb per meter square. Find the force of attraction, between charge and sheet या plate. Find the force of attraction between the charge and plate. सिंपल सा क्वेश्चन है, करो जल्दी। एक नॉन कंडक्टिंग शीट है जिसमें सिग्मा दिया हुआ है और ये कैसा है? पॉजिटिव है। उसके पास में एक नेगेटिव चार्ज रखा हुआ है, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगा। और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कितना लगेगा? Q इंटू ई। तो यहां पे लिखेंगे Q, और नॉन कंडक्टिंग प्लेट बोला हुआ है, नॉन कंडक्टिंग प्लेट है तो क्या लिखेंगे? सिग्मा डिवाइड बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। तो सीधी सीधी वैल्यू पुट करना है, ये है 2 माइक्रोकुलम, तो 2 इंटू 10⁻⁻6। सिग्मा की वैल्यू 4, तो 4 इंटू 10⁻⁻6 डिवाइड बाई 2, और एप्सिलॉन की वैल्यू 8.85 इंटू 10⁻⁻12। थोड़ा अप्रोक्सीमेशन ले रहे हैं। यहां से अगर हम क्या करें, चेक करें, तो देखो 2 से 2 कैंसिल हो जा रहा है, ठीक है। 4 से अगर हम क्या करेंगे, कैंसिल करेंगे, तो 2.2 आ जाएगा। अच्छा, 10⁻⁻6 -6 और -12 क्या हो जाएगा? कैंसिल। तो यहां पे जो हमारे पास बच रहा है वो बच रहा है कितना? 1/2.2। तुम खुद सोचो, अगर 1/2 होता तो 0.5 आता, 2 से ज्यादा है तो आंसर 0.5 से थोड़ा कम आएगा। अब ऑप्शन चेक कर लेना, अगर ऑप्शन काफी दूर दूर है तब सीधा 0.5 से जो भी कम दिखे उसको लगा देना। अगर क्लोज है, 0.4 दिया है, 0.45 दिया है, 0.48 दिया है, तब एक्चुअल कैलकुलेट कर लेना, है ना। तो फोर्स जो आएगा लगभग कितना आएगा? 0.45 न्यूटन। क्लियर है ये? जल्दी लिखो। एक क्वेश्चन और लिखना है। वन एंड of a 10 centimeter long thread, one end of a 10 centimeter long thread is fixed to a vertical surface, of non-conducting plate, and the other end is connected to a ball
the other end is connected to a ball of mass 10 gram and charge 4 microcoulomb. Charge 4 microcoulomb. Full stop. In equilibrium, the thread makes an angle of, in equilibrium, the thread makes an angle of 60 degree with the vertical. 60 degree with the vertical. Then find, right? पहला क्वेश्चन है, surface charge density of plate. Surface charge density of plate. Second, tension on the string. चलो ट्राई करो, क्वेश्चन इजी है, इस पैटर्न का क्वेश्चन किया है हमने कई बार. लेट्स अज्यूम कि ये हमारे पास क्या है, एक वर्टिकल, उसमें डायरेक्शन हमने क्या किया, एक शीट लगाया हुआ है और ये पूरा का पूरा कैसा है, लेट्स से पॉजिटिव चार्ज है. अब हमने क्या किया है, एक रस्सी ली है, रस्सी का एक एंड को यहां से बांध दिया है और दूसरे एंड में क्या है, एक बॉल है, उसमें भी पॉजिटिव चार्ज है. तो इसका जो पॉजिटिव चार्ज है या इलेक्ट्रिक फील्ड इसको क्या करेगा, रिपेल करेगा, जिसके वजह से जो चार्ज है वो या जो बॉल है वो यहां पे आके अटक जाएगा. अब बोला है इक्विलिब्रियम के टाइम पे वो जो थ्रेड है वो वर्टिकल के साथ कितना एंगल बना रहा है, 60 डिग्री. हम इसको ऐसे नहीं बल्कि इस तरह से ड्रॉ कर रहे हैं, राइट, ऐसे ड्रॉ कर रहे हैं कि लेट्स से ये हमारा क्या है, वॉल था ऐसे, है ना, जिसमें क्या है पूरा का पूरा पॉजिटिव चार्ज, या मान लो दोनों में सिमिलर चार्ज है, नेगेटिव ऐसे करके मान लिया हमने. तो ये मान लिया हमने पॉजिटिव चार्ज. अब वॉल से हमने एक तरफ से थ्रेड लगाया, यहां से बांध दिया, और दूसरे साइड से दूसरे में बॉल है जिसमें पॉजिटिव चार्ज है, तो वो क्या करेगा, रिपेल करेगा. तो रिपल्शन के टाइम पे ये बोला हुआ है कि ये वर्टिकल के साथ एंगल कितना बना रहा है, 60 डिग्री बना है. अब सेम वही कहानी है जिस तरह से क्वेश्चन कही गई हमने. अगर इक्विलिब्रियम के टाइम पे देखें तो क्या क्या फोर्स लग रहा है, एक नीचे की साइड लगेगा mg, सिंस इस पे चार्ज q है, एक रिपल्सिव फोर्स लगेगा कितना, qe, और अलोंग द स्ट्रिंग टेंशन कितना लगेगा, t. यहां से अगर हम देखें तो ये एंगल 60 है, तो ये एंगल भी कितना हो जाएगा, 60 डिग्री हो जाएगा, थीटा की वैल्यू 60 के बराबर. कॉम्पोनेंट में रिजॉल्व करेंगे तो ये कितना, t cos थीटा, और ये कितना हो जाएगा, t sin थीटा. सेम उसी तरह की कहानी जिसको हमने बार बार इससे सॉल्व किया है, हम लिखेंगे एट इक्विलिब्रियम t sin थीटा बैलेंस करेगा qe को. तो हमने लिख दिया यहाँ पे t sin थीटा बैलेंस करेगा किसे, qe को, और t cos थीटा बैलेंस करेगा किसे, mg को. तो यहाँ पे हमने लिखा t cos थीटा इज इक्वल टू mg. थीटा की वैल्यू गिवन है ना, तो हम क्या कर रहे हैं, सबसे पहले तो निकाल रहे हैं सिग्मा की वैल्यू हमें निकालनी है. तो इक्वेशन नंबर 1 को हमने क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया इक्वेशन नंबर 2 से, तो t और t कैंसिल, साइन बाई कॉस कितना आ गया, tan थीटा. राइट हैंड साइड में अगर देखें तो ये आ रहा है क्या, QE बाई mg. थीटा की वैल्यू 60 डिग्री है, tan 60 की वैल्यू कितनी, √3. चार्ज गिवन है 4 माइक्रोकूलम, तो क्या लिखेंगे, 4 इंटू 10⁻⁻6 डिवाइड बाई मास कितना है, कहां गया, 10 ग्राम, तो 10 इंटू 10⁻⁻3 मल्टीप्लाइड बाई g. रह गया क्या, सिग्मा, इलेक्ट्रिक फील्ड. तो एक ये कैसा बोला है, कंडक्टिंग या नॉन कंडक्टिंग, नॉन कंडक्टिंग. अगर नॉन कंडक्टिंग है तो क्या लिखेंगे, सिग्मा डिवाइड बाई 2 एप्सिलॉन नॉट. तो इसको हमने लिखा 2 और 8.8 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻⁻12. मैं थोड़ा सा अप्रोक्सीमेशन में ले रहा, अदरवाइज 8.85 हम लेते. तो -12. देखो जरा क्या क्या कैंसिल हो जा रहा है, राइट. 2 से ये कैंसिल कर दे रहे हैं, इससे कैंसिल करेंगे तो ये 4.4. बाकी क्या क्या बच रहा है, 10 और 10 स्क्वायर हो गया, 10⁻⁻1 बचा, ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, राइट, ऊपर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो ये बचा -5. 10⁻12 ऊपर जाएगा तो +12, तो 12 - 5 कितना, 7. तो ये आ रहा है 7. तो √3 इज इक्वल टू, ऊपर में बच रहा है क्या, 10⁻7, क्या बच रहा है सामने सिग्मा, और नीचे में क्या बचा है, 4.4. तो सिग्मा की वैल्यू हो जाएगी 4.4 मल्टीप्लाइड बाई 1.73, √3 की वैल्यू, और ये नीचे आ जाएगा, नीचे मतलब वापस से ऊपर करेंगे तो 10⁻⁻7 मल्टीप्लाई करो कितना आ रहा है, 7.5 7.6 के करीब आना चाहिए. तो आंसर जो आएगा लगभग 7.5 या 7.6 इंटू 10⁻⁻7, और सिग्मा निकाल रहे हैं तो क्या लिखेंगे, कूलम्ब पर मीटर स्क्वायर.
सिंपल सा क्वेश्चन है बेटा, टेंशन निकाल सकते हैं आराम से, राइट। थीटा की वैल्यू गिवन है, यहां से हम निकाल सकते हैं। तो टेंशन अगर निकालना हो तो हम लिखेंगे टी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, mg डिवाइड बाई cos 60। इसको निकाल लेना, आंसर आ जाएगा टेंशन का भी। क्लियर है ये? शायद 0.2 न्यूटन आ रहा है, कितना आ रहा है, 0.2 न्यूटन। अरे कर सकते हो? तो इस तरह के क्वेश्चन क्या कर सकता है, पूछ सकता है। चलो लिख लो जल्दी से इसे। चलो अब ध्यान से सुनो, ये हमारा पूरा का पूरा क्या है, इलेक्ट्रोस्टैटिक, जिसमें जितने टॉपिक हैं उसको हमने क्या कर लिया, कंप्लीट कर लिया। तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है जो भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं उसको पूरा क्या करना, सॉल्व करना, क्योंकि उसी से तुमको समझ में आएगा कि किस लेवल के क्वेश्चंस अब आ रहे हैं। और ये ट्रैक रखना बहुत जरूरी है कि किस लेवल का क्वेश्चन आता है, किस रेंज का क्वेश्चन आता है, और उसी रेंज में हमको क्या करना है, प्रॉब्लम सॉल्व करने हैं। जो भी प्रैक्टिस होनी चाहिए उसी रेंज में होना चाहिए, ना बहुत लो लेवल और ना बहुत हाई लेवल का। अब यहां पे हमारा चैप्टर क्या हो चुका है, कंप्लीट हो चुका है। यहां पे एक पॉइंट हम क्या कर रहे हैं और देख रहे हैं, जो इस चैप्टर को कनेक्ट करेगा किससे, कैपेसिटर से, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर से। हम उसका डेरिवेशन वाला पार्ट नहीं देख रहे हैं, डेरिवेशन पहले मैं कराता था पर एज सच कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, राइट। हम डेरिवेशन वाला पार्ट नहीं देख रहे, सीधा इसको देख रहे हैं। हम देख रहे हैं चार्ज रिडिस्ट्रीब्यूशन का एक छोटा सा पॉइंट, चार्ज रिडिस्ट्रीब्यूशन। देखो होता ये कि लेट्स से हमारे पास क्या है, दो प्लेट हैं। अब अगर मैं ये बोलूं कि दोनों प्लेट एक दूसरे से इंटरेक्ट अगर नहीं कर सकते हैं, मतलब कहने का ये है कि मैं पहले मान लो कि सिर्फ हमारे पास प्लेट नंबर 1 है, 2 है ही नहीं, तो अगर मैं इसमें Q1 चार्ज देता, तब जब ये नहीं होता तो ये Q1 चार्ज दोनों साइड इक्वल इक्वल डिस्ट्रीब्यूट हो जाता, इधर भी Q1/2 और इधर भी Q1/2। बिल्कुल उसी तरह से अगर ये पहला प्लेट यहां पे नहीं होता, सिर्फ सेकंड प्लेट क्या करता, एग्जिस्ट करता, और मैं इसे क्या करता, Q2 चार्ज देता, तो जो भी Q2 चार्ज था वो इधर पे Q2/2 और इधर भी Q2/2 हो जाता। नॉर्मली ये होता अगर ये अकेले एग्जिस्ट करते तो, बट ये दोनों पास में एग्जिस्ट कर रहे हैं। यहां पे इसका जो चार्ज होगा कुछ इसमें चार्ज इंड्यूस करेगा, इसका जो चार्ज होगा कुछ इसमें चार्ज इंड्यूस होगा, और अल्टीमेटली जब ये इक्विलिब्रियम को क्या करेंगे, अचीव करेंगे, और इंडक्शन वगैरह का प्रोसेस कंप्लीट होगा कि हाँ किसने कितना चार्ज क्या कर दिया, इंड्यूस कर दिया है, तो यहां पे जो हमारे पास चार सरफेस है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, तो उनमें जो चार्ज हमें मिलेगा वो ये मिलेगा। आउटर वाले फेस में दोनों में चार्ज हमें मिलेगा Q1 प्लस Q2/2, यहां पे भी और यहां पे भी Q1 प्लस Q2/2, दोनों जगह ये मिलेंगे। इनर वाला जो फेस होगा उसमें एक साइड हमें मिलेगा Q1 माइनस Q2/2 और दूसरे में हमें मिलेगा माइनस Q1 माइनस Q2/2। अगर हम क्या करें देखें तो अभी भी ये सारे चार्जेस Q1 प्लस Q2 के बराबर ही है, क्योंकि ये तो इक्वल एंड अपोजिट है। वैसे भी एक दूसरे को क्या करेंगे, कैंसिल, और Q1 प्लस Q2/2 Q1 प्लस Q2/2 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, Q1 प्लस Q2। अब यहां पे हमें क्या करना है, ये देखना है कि जब आगे जाके हम पैरेलल प्लेट कैपेसिटर समझेंगे तो कैपेसिटर का एक डेफिनेशन यहां पे ये बोलता है कि कोई भी ऐसा अरेंजमेंट जिसमें मेटल हमने क्या किया या कंडक्टर को हमने क्या किया, सेपरेट किया है बाय इंसुलेटर, और उसमें अगर इक्वल एंड अपोजिट चार्ज हो तो उस सिस्टम को हम क्या कह सकते हैं, कैपेसिटर कह सकते हैं। हालांकि कई बार हम ये भी बोलते हैं कि इसका दूसरा पार्ट इन्फिनिटी में रखा हुआ है, इसमें सिर्फ चार्ज Q है, तो भी उसको कैपेसिटर हम कह दे रहे हैं। हम जब कैपेसिटर शुरू करेंगे तो उस टाइम पे डेफिनेशन देखेंगे, डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है क्योंकि उससे क्वेश्चन आएगा, उस टाइम पे हम इस चीज को समझेंगे। बट जनरली यही बोला जाता है कि अगर हमारे पास क्या है, कंडक्टर है सेपरेटेड बाय इंसुलेटर और उसमें क्या हो, इक्वल एंड अपोजिट चार्ज, तो वो क्या कहलाएगा, कैपेसिटर। यहां पे मुझे ये बताना है कि अगर कभी ऐसा हुआ कि दो प्लेट्स अगल बगल में रखे हुए हैं और एक में चार्ज Q1 दे दिया, दूसरे में क्या दिया, Q2 दे दिया है, और तुमसे पूछेगा यहां पे बताओ पोटेंशियल, तो पोटेंशियल जब हम क्या करते हैं, निकालते हैं, तो क्या लिखते हैं, Q/C। वहां पे जो चार्ज लेना है उस Q में वो इसको लेना है, क्योंकि यही इक्वल एंड अपोजिट है। ये इक्वल है बट अपोजिट नहीं है, तो इस वैल्यू को लेना है जो क्या हो जाएगा, Q1 माइनस Q2/2। कभी कभी सीधा क्वेश्चन ऐसे पूछ लिया कि यहां पे कितना चार्ज, यहां पे कितना, यहां पे कितना, यहां पे कितना, तो ये हमको पता होना चाहिए सबसे आउटर वाले फेस पे Q1 प्लस Q2/2 और इनर वाले फेस पे Q1 माइनस Q2/2 और दूसरे में माइनस ऑफ Q1 माइनस Q2। क्लियर है ये? तो इस पॉइंट से हमारा जो इलेक्ट्रोस्टैटिक है वो रिलेट हो जाता है किससे, कैपेसिटर से। बट हमारा एक चैप्टर छूटा हुआ है, ग्रेविटेशन। अब एक चीज मैं बिल्कुल क्लियर कर दे रहा हूं,
ग्रेविटेशन चैप्टर जब हम क्या करने वाले पढ़ने वाले हैं, या उसको हमने क्या किया जब छोड़ा है, तो वो एक रीजन से छोड़ा है। हमने पूरे चीज को एनसीईआरटी के सीक्वेंस से पढ़ा है, पूरे चैप्टर को, बट ग्रेविटेशन को छोड़ के। रीजन ये है कि उसके कई ऐसे टॉपिक हैं जो हमने अलग अलग जगह पे पढ़ा है, कई ऐसे टॉपिक है, कई से सिमिलरिटी जो हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक में पढ़ लिया है। तो जब हम ग्रेविटेशन पढ़ने वाले हैं, इस चीज को बिल्कुल ध्यान से अपने दिमाग में रखना है कि वो ग्रेविटेशन चैप्टर अपने आप में एक कंप्लीट चैप्टर नहीं है। मतलब कोई ऐसा स्टूडेंट जो सीधे मेरे ग्रेविटेशन वाले चैप्टर को क्या करेगा, अटेंड करेगा, तो उसको आधे से ज्यादा चीजें समझ में नहीं आएंगी, क्योंकि वहां पे हम सारी चीजें पढ़ने ही नहीं वाले। जितनी चीजें सिमिलर होंगी उतनी चीजें हम क्या करेंगे, देखेंगे कि हाँ ये सिमिलरिटी है, बस फॉर्मूला या सिंबल बदल देना है। क्या सिंबल बदलना है, यहां पे हमने कांस्टेंट के लिया है, वहां पे कैपिटल जी लेंगे, यहां पे मास लिया है, वहां पे चार्ज लेंगे, बिल्कुल एज इट इज। तो जितनी भी सिमिलरिटी हमको वर्क पावर एनर्जी में मिलेंगी, वर्क एनर्जी पावर में हमने किसके बारे में पढ़ लिया है, पोटेंशियल एनर्जी के बारे में ऑलरेडी पढ़ा हुआ है। जितनी चीजें सर्कुलर मोशन में हमने पढ़ा है, राइट, ऑर्बिटल वेलोसिटी वगैरह देखेंगे, वो सब पढ़ा हुआ है। जितनी चीजें हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक में पढ़ लिया, फोर्स के बारे में पढ़ लिया, फील्ड के बारे में पढ़ लिया, पोटेंशियल के बारे में पढ़ लिया, इनफैक्ट पोटेंशियल एनर्जी फिर से पढ़ लिया। तो ये सारी चीजें वहां पे हम सिर्फ क्या करेंगे, फॉर्मूला लिखेंगे, क्वेश्चन करने का तरीका वही होगा जो हमने इधर पे किया। इनफैक्ट वहां पे नंबर ऑफ वेराइटीज और कम बनेंगी। रीजन ये होता है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक में रिपल्शन और अट्रैक्शन दोनों फोर्स पाए जाते हैं, पर ग्रेविटेशन में सिर्फ अट्रैक्टिव नेचर। तो इस चीज को ध्यान रखना है कि ग्रेविटेशन को हमने इसलिए डिस्प्लेस कर दिया अपने जगह से, अपने वहां से, क्योंकि कई चीजें उसकी हम पहले ही पढ़ लेते हैं। तो जब हम ग्रेविटेशन पढ़ेंगे तो अपने आप में कंप्लीट नहीं होगा, सिर्फ वो पढ़ेंगे टॉपिक जो एक्स्ट्रा वहां पे आने वाले हैं, जो एक्सक्लूसिव टॉपिक आने वाले, जैसे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, केपलर्स लॉ, सैटेलाइट, ये सारी चीजें क्लियर है। बाकी सबके हम फॉर्मूले ही देखेंगे। तो अगर ग्रेविटेशन को प्रिपेयर करना है तो वर्क पावर एनर्जी तुम प्रिपेयर कर लो ढंग से, सर्कुलर मोशन पढ़ लो, इलेक्ट्रोस्टैटिक पढ़ लो, ऑलरेडी प्रिपेयर हो जाएगा। क्लियर है। दूसरी चीज, हमारी क्लास कल है ना, बायो वाले सर अभी नहीं है, पर केमिस्ट्री और फिजिक्स की क्लास तुम्हारी कल होगी, और जो टेस्ट तुम्हारा होगा वो मंडे को होगा, राइट। तो तुम्हारा टेस्ट होगा मंडे को होगा, कल तुम्हारी एज इट इज क्लास होगी। क्लियर है ये? चलो, थैंक यू।